राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है। एक यूजीसी की गाइडलाइन आई थी हमारे देश में, उसी से पूरे देश में कोहराम मच गया था। और जो लोग 10-11 साल से मोदी जी को भगवान मानते थे, उनके मंदिर तक बनाने को तैयार थे, उनकी पूजा करते थे और ये कहते थे हमको 500 रुपये लीटर तक भी पेट्रोल लेना गवारा है, हमको 5,000 का सिलेंडर भी मंजूर है, हमको महंगाई बेरोजगारी सब कुछ मंजूर है, लेकिन हमको मोदी ही चाहिए। उन लोगों का ईमान एक छोटे से यूजीसी के कानून से डोल गया था। और वही लोग जो मोदी जी को भगवान मानते थे, वही उनकी जाति का नाम लेके उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगे। वो सब आपने देखा। तो इस हिसाब से हमारा देश एक बहुत ही क्रांतिकारी देश है, जिसमें एक छोटी सी बात से एक क्रांति होती है और दूसरी छोटी सी बात से तुरंत दूसरी क्रांति हो जाती है। अभी 2-2.5 महीने पहले जो लोग मोदी जी को ट्रक भर भर के गालियां दे रहे थे यूजीसी कानून को लेके, वही लोग एक सी ग्रेड की घटिया मसाला फिल्म धुरंधर 2 देखकर अब मोदी जी को वापस फिर से भगवान मानने लगे हैं। यानी मोदी जी का पूरी तरीके से मेक ओवर इस फिल्म ने कर दिया है, उनकी राष्ट्रनायक की छवि को फिर से स्थापित कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो बनते हैं, और वो सवाल मैं एक देश का नागरिक होने के नाते ज़रूर उठाऊंगा। उसके लिए भले ही मुझे कितनी भी गालियां सुनने को मिलें, उसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। पहली बात यह है कि इस फिल्म में नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया है। तो अगर नोटबंदी इतना ही अच्छा ऐतिहासिक कदम था, नोटबंदी से इस देश के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आया और उसके उद्देश्य इतने ही पवित्र थे, तो आज तक नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में कितने चुनाव आए। 2 तो लोकसभा के चुनाव ही चले गए, 2019 और 2024 का, और विधानसभा के तो 50 चुनाव उसके बाद होके चले गए। किसी भी चुनाव में नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं किया? कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी नोटबंदी का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो इस मामले पर वोट मांगना नहीं चाहते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से पलटकर एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो आदमी 2019 में 40 सीआरपीएफ के जवानों के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे और सरकार की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ था, उस घटना के एक दिन के बाद 14 फरवरी 2019 को ये घटना घटती है, और 15 फरवरी 2019 को वह आदमी महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी सभा में इस बात के लिए लोगों से वोट की अपील कर देता है। 9 अप्रैल 2019 को तो बाकायदा 39 जवानों के फोटो बैकग्राउंड में लगाकर उनके नाम पर वोट मांग लेता है। वो आदमी आज तक 11 साल तक क्यों खामोश रहा? उसने नोटबंदी को अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि क्यों नहीं बताया? और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने जो इसमें दिखाया है, उसने ये दिखाया कि हमारे देश के अंदर 11,000 करोड़ रुपए की फेक करेंसी आ चुकी थी और 60,000 करोड़ की फेक करेंसी और आने लगी थी। और इस बात का आने वाली थी, इस बात का पता नरेंद्र मोदी जी को चल जाता है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी करके इस देश को एक बहुत ही बड़े संकट से बचा लेते हैं। तो मैं दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 11,000 करोड़ और 60,000 करोड़ को अगर जोड़ दें तो इसका जोड़ बनता 71,000 करोड़। तो 71,000 करोड़ की फेक करेंसी को रोकने के लिए 14.41 लाख करोड़ की करेंसी को बंद करने का कौन सा लॉजिक है? दोस्तों, मेरे को, अगर आप में से कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री मेरा वीडियो देख रहा है तो कृपया ये बात मेरे को समझाएं, मेरे को बताएं कि 71,000 करोड़ की फेक करेंसी को रोकने के लिए 14.41 लाख करोड़ की करेंसी, जो उस समय हमारे देश की कुल करेंसी का 86% था, 1000 और 500 के नोट, उनको बंद करने का क्या लॉजिक था? और 1000 के नोट को बंद करके 2000 का नोट चलाने का भी क्या लॉजिक था? ये भी मेरे को कोई अर्थशास्त्री अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो ये बताने का कष्ट करें। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर में चूहे हो जाएं तो आप उस चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाएंगे, अपने घर को आग लगाएंगे? अगर आपके शरीर के किसी अंग में तकलीफ है, उस अंग का इलाज करेंगे, अपने शरीर को ही आग लगा देंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ऐसा भट्ठा बैठा नोटबंदी से, जो आज तक पटरी पर नहीं आया, और उस नोटबंदी को आदित्य धर ने इस फिल्म में जस्टिफाइड करने की कोशिश की है। और मैं नहीं कहता, 2017-18 में आरबीआई की ये रिपोर्ट है कि जितनी करेंसी सरकार ने बंद करी थी उसका
दोस्तों 99.3% तो वापस भी आ गई थी। तो फिर अगर और 2 महीने का टाइम सरकार बढ़ा देती तो 100 की 100% करेंसी हमारी वापस आ जाती। तो फिर फेक उसमें फर्जी नोट, नकली नोट, फेक करेंसी थी कहाँ पर, ये भी सरकार को, इस देश की जनता को बताना चाहिए। तथा दोस्तों एक सवाल और भी खड़ा होता है, एक चीज़ जो और इस फिल्म में दिखाई गई है वो है अतीक अहमद का पुलिस की अभिरक्षा के अंदर जो मर्डर होता है। इस फिल्म में उसको भी ऐसा दिखाया गया है कि ये भी सरकार का कोई सीक्रेट ऑपरेशन था। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसमें ये दिखाया गया कि अतीक अहमद ISI का एजेंट था, उसके लश्कर तोयबा से ताल्लुकात थे और वो सरकार के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी रच रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार का तख्ता पलट के, और वहाँ पर कोई पाकिस्तान समर्थित सरकार वो बनाना चाहता था। ये सारी बातें उस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो मैं अतीक अहमद को कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं मानता, वो एक बदमाश था। उसने बहुत सारे लोगों को सताया, बहुत सारे लोगों की हत्याएं भी करवाई, बहुत सारे गलत काम उसने किए। लेकिन उसके साथ जो भी होना था वो कानून के हिसाब से होना था, वो कानून की गिरफ्त में था। उसको फांसी तोड़ते, कानून के हिसाब से तोड़ते। जब अजमल आमिर कसाब जैसे दुर्दांत आतंकवादी को भी इस देश में फेयर ट्रायल मिला, तो अतीक अहमद तो इस देश का एक नागरिक था। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अतीक अहमद की हत्या होती है 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के अंदर। पुलिस की गिरफ्त में था, वो कस्टडी में था, और 20 जुलाई 2023 को हमारे देश की पार्लियामेंट में उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। अगर वह आदमी सच में ही इतना दुर्दांत, इतना बड़ा आतंकवादी था, उसके पाकिस्तान की ISI और लश्कर तोयबा जैसे संगठनों से रिश्ते थे, तो फिर हमारे देश की संसद के अंदर स्पीकर ओम बिरला ने उसकी याद में 2 मिनट का मौन क्यों रखवाया? पूरी संसद ने खड़े होकर उसको श्रद्धांजलि दी, और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे, अमित शाह जी भी शामिल थे, और 2014 की संसद का सदस्य होने के नाते उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कामों, उनके दिए हुए भाषणों को याद किया गया। तो फिल्म के अंदर जो दिखाया जा रहा है, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को पूरी संसद ने मौन रहकर कैसे श्रद्धांजलि दी, ये सवाल भी दोस्तों पैदा होता है, पैदा होना चाहिए। और हर उस नागरिक को जिसके अंदर जरा सा भी दिमाग है, जमीर जिंदा है, उसको ये सवाल सोचना चाहिए, सरकार से करना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर से भी ये सवाल बनता है और पूछना चाहिए। तो खैर दोस्तों, ये तो वो चीज़ें हुई जो नरेंद्र मोदी जी का मेक ओवर करने के लिए दिखाई गई थी। लेकिन मैं उस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर से एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। 25 दिसंबर 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का अनऑफिशियल दौरा किया था, क्योंकि कोई ऑफिशियल दौरा नहीं था। वो कहीं से आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने अपना प्लेन उतरवाया और अचानक से नवाज शरीफ जी के घर पे चले गए। वहाँ 90 मिनट रुके, खाना भी खाया, उनसे गुफ्तगू भी करी, और ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नए आयाम स्थापित करेंगे। 8 दिन के बाद ही 2 जनवरी 2016 को हमारे पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हो जाता है। पाकिस्तान के आतंकवादी फ़ौज की ड्रेस में आते हैं, हमारे एयरफोर्स के 7-8 जवानों को मार डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी उस फिल्म में दिखाई जानी चाहिए थी। उसमें ये भी दिखाया जाना चाहिए था कि गलवान घाटी में क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया, उसके बावजूद भी गलवान में हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए। सारी प्रोपेगेंडा, एक तरफा बातें दिखा दी गई, मोदी जी का मेक ओवर कर दिया गया, और वो लोग जो कल तक उनको क्या क्या बोल रहे थे, अब फिर से उनकी नायकता की छवि से अभिभूत हैं। तो उन अभिभूत लोगों से मेरे ये कुछ सवाल हैं जो मैंने पूछे हैं, आपको भी पूछने चाहिए। और अब मैं एक बात आपसे लास्ट में कहते हुए अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। हो सकता है इसके बाद मेरे को गालियाँ भी सुनने को मिलें और लोग फिर से मेरे को कहें कि मैं तो जातिवादी आदमी हूँ, घुमा फिरा के बात को जातिवाद पर फिर से ले आता हूँ। तो दोस्तों, जब ये UGC का जो गाइडलाइन सरकार ने जारी करी थी, तब बहुत सारे लोग ये कहते थे, मेरे वीडियो के कमेंट में भी आते थे और ये कहते थे कि हरियाणा के जाटों को भी UGC के मामले में सवर्ण जातियों का साथ देना चाहिए।
और उस समय मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि अगर ये गाइडलाइन जारी होंगी तो इसके विक्टिम तो जाट भी बनेंगे। लेकिन उस समय जाट समाज ने एक स्टैंड लिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब हम लगातार इतने सालों से हमने इतने आंदोलन सरकार के खिलाफ किए, 2016 का आरक्षण आंदोलन, 2020-21 का किसान आंदोलन, 2023-24 का या 22-23 का पहलवान आंदोलन, जब हम इस मामले में नितांत अकेले थे, तो अब हम भी इस यूजीसी वाले आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। और ये डिसीजन आज बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने यूजीसी के खिलाफ आंदोलन किया था वो तो आज उनका तो ईमान एक फिल्म ने ही बदल दिया, और आज वो मोदी जी के फिर से गुणगान करने लगे। तो वो नाराज़गी, एक मामूली नाराज़गी थी उन लोगों की, वो ज़रा सी देर में दूर हो गई। और उनका घर का इंटरनल झगड़ा था, और वो इंटरनल झगड़ा ख़त्म होने में 2 मिनट लगे। अब फिर से कभी झगड़ा होगा तो हम लोगों को तो सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे झगड़े में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो कृपया इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। दोस्तों, आपकी आर्थिक मदद से मेरे को हिम्मत मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।